हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक। चलिए, तो ये हमारी अकाउंटेंसी की पहली क्लास होगी रिवीजन की। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट बी से। जैसे कि आपको पता है रिवीजन सीरीज चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो रिवीजन क्लास में सबसे पहली क्लास जो है हमारी बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट चैप्टर की हो चुकी है। उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। जिस किसी ने नहीं देखी वो देख सकते हैं, जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर सकते हैं। और भैया जिसको अच्छा लगे नहीं लगे जो भी है, जैसा भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, 1 अप्रैल से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें केवल गरीब बच्चों की क्लासेस लगेंगी, जो कि ऑनलाइन भी होंगी और ऑफलाइन भी होंगी। तो उसके रजिस्ट्रेशन चालू हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा बच्चा हो, ऐसा परिवार हो जो बेचारा फीस नहीं दे पाता है, किसी भी वजह से उसको ट्यूशन नहीं जाने जा पड़ता, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है या क्लास में आके पढ़ना चाहता है, तो जैसे भी है उसके एरिया के हिसाब से अगर वो क्लास में आ सकता है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, ठीक है। तो उसके लिए प्राइवेट क्लासेस लगेंगी जूम पर, ठीक है। तो उसके रजिस्ट्रेशन चालू हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। समाज सेवा भी ज़रूरी है, साथ साथ आप अपना फ़ायदा भी करते रहिए, लोगों का फ़ायदा भी करते रहिए। चलिए, समाज सेवा हो गई। अब खुद को जो है कॉन्फिडेंट करना है। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको लग रहा होगा टेंशन हो रही होगी, तो हमेशा ध्यान रखना आई एम द बेस्ट बोलने से पहले ऑल द बेस्ट बोलना है। तो ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऑल का मतलब होता है ये सब, हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं कि सबका भला हो। और भैया सबका जब भला होगा तो हम भी उसी में आते हैं ना, तो हमारा भी भला होगा। तो जब हम दूसरे के लिए बेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद के लिए भी बेस्ट दे रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना। कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब भी कभी एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन भूल जाओ, आराम से आंख बंद कर 2 बार बोलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और फिर जो है बोलो आई एम द बेस्ट। बस आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरी विशेष हैं आपके लिए। चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटा, अब अकाउंटेंसी की दुनिया में हम पहला कदम रख रहे हैं रिवीजन में। तो अकाउंटेंसी में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट बी से। सो वी विल स्टार्ट पार्ट बी फर्स्ट बिकॉज दे आर स्मॉल चैप्टर्स एंड दे आर वेरी क्विक चैप्टर्स। तो आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। पार्ट बी में जो है हमारे लेंथी चैप्टर्स होते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है, उसके रिवीजन में टाइम लगता है, इसलिए जो है हम उसको बाद में लेके चलेंगे। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एग्जाम में भी हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा, फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या हो गए, सर ये तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता? बात भी बढ़िया है। तो देखो, ये जो चैप्टर है ये कैसे इंपॉर्टेंट है समझिए। यहाँ से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आपको कुछ टर्म्स दी जाएंगी, उस टर्म्स में बोला जाएगा भैया इनके लिए आप बताइए मेजर हेडिंग क्या है और सब हेडिंग क्या है। सो मीन्स देयर विल बी few terms of balance sheet, maybe of income statement, where you have to prescribe the major heading and the sub heading. नंबर 2, आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट करते हैं वो दिखाइए, उसका न्यूमेरिकल आएगा। तो इसमें एक तो थ्योरेटिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, जिसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, हेडिंग्स याद होनी चाहिए, तो आप आराम से आंसर कर देंगे। दूसरा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कि शेयर कैपिटल का होता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है पहला। और ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर की जो वेटेज है एग्जाम में वो 3 to 6 मार्क्स की है। यानी ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स में पूछा जाता है। यानी मिनिमम 3 मार्क्स का यहाँ से आना ही आना है। मैक्सिमम 6 कैसे बन जाता है, मान लीजिए इसमें इस टॉपिक के साथ कोई दूसरा टॉपिक ऐड कर दे तो 6 मार्क्स में आएगा फिर, ठीक है। वो टॉपिक कैसे ऐड होते हैं जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर टू ascertain द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन फॉर अ स्पेसिफिक डेट। यानी एक पर्टिकुलर डेट पर साल के एंड में हम एक ऐसे स्टेटमेंट बना रहे हैं जिससे हमें पूरे साल में प्रॉफिट एंड लॉस क्या वो पता चल जाए, और कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं वो पता चल जाए, और कंपनी की जो एसेट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज कुछ वैल्यू चेंज हुई है तो वो पता चल जाए। इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब देखो क्यों बना रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ जानने के लिए आपको 11th में आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। तो एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो फॉर एवर के लिए कर रहे हैं, यानी लाइफ टाइम के लिए कर रहे हो, 1 साल 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं कर रहे हो। तो भैया एक सवाल जवाब दीजिए मुझे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है।
आपको कैसे पता चलेगा? जब वो गाड़ी चल रही है या जब वो गाड़ी रोक करके पता लगा हुई। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपको डाउट हुआ। अब मीटर की बात मत कीजिए, मैं मीटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे मीटर से पता चल जाएगा, ये अब एडवांस हो गया है। लेकिन हम अगर इसको टेक्निकली देखें थोड़ा सा, मान लीजिए मीटर नहीं है आपकी गाड़ी में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेट्रोल कम है या ख़त्म है या नहीं है? तो आप क्या करोगे, चलती हुई गाड़ी में तो उसको मेजर नहीं कर सकते ना, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, उतर करके उसको खोलना पड़ेगा टैंक को, तब आपको पता चलेगा भैया इसमें पेट्रोल जो है ही नहीं, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, नहीं तो हम बीच में कहीं फंस जाएंगे। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट, ये एग्जांपल आप यहीं पर यूज़ करो। तो जब गाड़ी चल रही है दैट इज़ गोइंग कंसर्न, यानी चलते हुए किसी चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता, उसको रोकना पड़ता है बीच में, ठीक है। ऐसे ही हम पूरे बिजनेस की लाइफ को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टाइम इंटरवल में, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड के पॉइंट ऑफ से हम एक डेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर सारी एक्टिविटीज़ से हट करके हिसाब किताब लगाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैश आ तो रहा है, बैंक में बैलेंस तो है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो कैश किसका है? इसका मतलब कैश किसी से आपने एडवांस ले रखा है, इसका मतलब कैश आपने लोन लिया था उसका है, XYZ कुछ भी हो सकता है वो। तो इसलिए आपके बैंक बैलेंस से आपका प्रॉफिट मैच होता रहे, आपको समझ में आए कि जो प्रॉफिट शो हो रहा है वही मेरे पास कैश है भी, नहीं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे। भैया आप जो है दिखाओगे कि मेरे बैंक बैलेंस में जो पैसा है वो प्रॉफिट का है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो पैसा कहाँ से आया? इसका मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस में कंपनी फंस सकती है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये है बिजनेस के पॉइंट ऑफ से हम सोचते हैं कि भैया साल के एंड में हमें पता चल जाए या किसी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में पता चल जाए कि भैया हमारा बिजनेस स्मूथली चल रहा है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कंपनी लॉस तो नहीं कर रही, ठीक है, और प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिटेबल है। भाई जो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट उतना हो भी रहा है, या पता लगा बस नाम चार को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कॉस्टिंग ही हमारी बस कवर हो पा रही है, सर्वाइवल कॉस्ट ही कवर हो पा रही है, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर दी न्यूमरस रीजन अबाउट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस मैनेजमेंट टू ascertain the profit and loss and financial position at the end of accounting period for a specific date, यानी एक पर्टिकुलर डेट के लिए ही आप काम करते हो, ठीक है, और वो एंड की डेट हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है जो आप डिसाइड करते हैं किसी भी मंथ की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग तो आपको पता ही है। अब आप याद करो तो 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जब आप बैलेंस शीट की फॉर्मेट देखते हो तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसे बनाते हो आप, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? लायबिलिटीज होती है, एसेट्स होती है, यानी आप इसको इधर लायबिलिटीज लिखते हैं फिर इधर आपकी होती है, तो यानी रीडिंग फॉर्म में जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं इसको, ये हॉरिजॉन्टल वे होता है, और ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल मतलब लाइंग डाउन, तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये पुराना फॉर्मेट हो गया, यानी अब जो है जो फॉर्मेट जो है भैया जर्नल फॉर्मेट जो है, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं वहाँ ये फॉलो होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की, भैया आप 12th क्लास में आ गए हो, स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो अब आप कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहे हो, किसी जनरल फर्म की नहीं। तो भैया जब कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी एक लीगल स्टेटस है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, तो उसके अपने कंप्लायंसेज हैं, लॉज हैं, तो उस लॉज के अकॉर्डिंग उसको अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और वो लॉज कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय स्टेटमेंट फॉर्म? स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर लिखेंगे और सामने उसकी फिगर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, बस खत्म। अकाउंट फॉर्म में नहीं होगा। जैसे बैलेंस शीट आप देखो, इसमें लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है, यानी मैं इसको क्रेडिट साइड बोल सकता हूँ, इसको डेबिट साइड बोल सकता हूँ। अकाउंट में भी दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो वहाँ टेक्निकल अकाउंटिंग की जो टर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो उसको केवल टेक्निकल बंदे ही समझ सकते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज है, बट स्टेटमेंट को वो भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है जिसको अकाउंट की नॉलेज नहीं है। ओके, सो इसलिए स्टेटमेंट जो है आपकी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, स्टेटमेंट फॉर्म में होनी चाहिए और वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसका जो फॉर्मेट होता है बेटा वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरी हेडिंग होती है एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम तीन मेजर हेडिंग की बात करते हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरे नंबर पे आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरे नंबर पे आता है करंट लायबिलिटीज। सिमिलरली एसेट साइड में दो साइड होती हैं,
जिसमें पहले नंबर पे आता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरे नंबर पे आता है करंट एसेट्स। ये 5 मेजर हेडिंग हो गई। इसकी अगर हम तुम्हें इक्वेशन बनानी है तो आप इसको इक्वेशन से याद कर सकते हो। इक्वेशन है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू NCA प्लस CA, यानी ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनानी इसलिए इजी होती है कि इक्वेशन से आप टर्म्स याद कर लेते हो आसानी से, आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि कौन सी हेडिंग किस साइड आएगी, है ना। तो इक्वेशन ये है शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, इसको आप देखिए शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज, फिर आपका करंट एसेट्स सॉरी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो ये 5 हेडिंग जो है आपकी मेजर हेडिंग है, हमेशा ध्यान रखना। बैलेंस शीट में ये 5 ही हेडिंग है, इससे ज़्यादा कोई हेडिंग नहीं है। अब इनके अंदर जो हेडिंग है वो है आपकी सब हेडिंग। तो इनके अंदर कौन कौन सी हेडिंग होती हैं, जैसे शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा नॉन करंट में सब हेडिंग में फिक्स एसेट्स हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिक्स एसेट्स में भी मिनी सब हेडिंग्स हो जाएंगी। अब हमें मिनी सब हेडिंग्स के हिसाब से नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग ही लिखनी है, तो आपको मेजर हेडिंग और सब हेडिंग पता होनी जरूरी है बस। तो फिक्स एसेट्स में तुम्हारे टेंजिबल इंटेंजिबल भी होता है, नॉन करंट एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवर्स हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। इस तरीके से ये आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करें, जिससे कि हेडिंग आपको नंबर्स पे याद हो जाएंगी, तो आप आसानी से चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। और ये मेजर हेडिंग्स हैं, ये तो पता ही होनी चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये हेडिंग्स फिंगर प्रिंट्स पे होनी ही चाहिए पता, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ये चीज़ें याद हो जाती हैं। आपकी NCERT में भी पूरा फॉर्मेट दे रखा है, आपकी रेफरेंस बुक में भी पूरा फॉर्मेट दे रखा है, एक बार आप उस फॉर्मेट को भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपसे जो है इसके न्यूमेरिकल की बात करूंगा। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पिक्चर, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आएगा। हमने क्या कवर किया यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझा। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझने के बाद ये समझा कि भैया जनरल जो बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल होती है, ठीक है। और हमने ये समझा कि भाई देखो, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो जनरल बिजनेस होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? जनरल जो बिजनेस होते हैं उनके लिए एक तो बैलेंस शीट बनती है, दूसरा इनकम स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट में हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे, याद करो आप, ठीक है। लेकिन जब कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में खाली वो 2 चीज़ नहीं होगी, कंपनी में कुछ और ऐड होता है। तो कंपनी में क्या ऐड होता है? सबसे पहले नंबर पे बैलेंस शीट होगी, दूसरे नंबर पे इनकम स्टेटमेंट होगी, फिर नोट्स टू अकाउंट्स होगा, और चौथे नंबर पे होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 एलिमेंट के साथ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग के रूप में जाती है, ठीक है। इसके साथ ऑडिटर रिपोर्ट लग जाती है, शेयर होल्डर रिपोर्ट्स लग जाती है, तो आपका पूरा AGM का एक मटेरियल तैयार हो जाता है एनुअल जनरल मीटिंग का, जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसकी कॉपी हर किसी को शेयर होल्डर्स को दी जाती है, ताकि वो डिसीजन ले सकें कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, या इन्वेस्टमेंट कम करना है, या कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में आगे एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट हैं। तो आपको एग्जाम में एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके पॉइंट से आपको पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। तो शॉर्ट में समझिए, बैलेंस शीट का मतलब होता है एंड रिजल्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या बोल रहा हूँ मैं? बैलेंस शीट का मतलब है एंड रिजल्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, यानी किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का जो एंड रिजल्ट है, किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम बैलेंस शीट के थ्रू समझते हैं। फिर है दूसरा इनकम स्टेटमेंट। तो भैया इनकम तो चाहिए ना हमें, किसी अकाउंटिंग पीरियड का जो एंड रिजल्ट है वो इनकम है, और इनकम किससे होगी? प्रॉफिट और लॉस से, यानी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट नेगेटिव होता है तो उसे लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। जनरली प्रॉफिट ही होता है मैक्सिमम, नहीं तो लॉस के लिए कौन काम करता है। उसके बाद बात करते हैं नोट्स अकाउंट्स। नोट्स अकाउंट्स क्या? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स हैं उनमें जो भी आपने प्रेजेंटेशन की है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप अलग से एक नोट बनाते हैं, जिसको हम अकाउंट्स नोट्स बोलते हैं। ये कंपल्सरी होता है दिखाना, ठीक है। आप याद करो, अकाउंटिंग में एक फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में,
वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी टर्म्स शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में, उसका आपने डिस्क्रिप्शन देना है फुट नोट में एज वर्किंग नोट, है ना। ऐसे ही हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वर्किंग नोट में शो करते हैं। तो बेटा वो क्या है, उसका रिलेशन है कि भाई वो चीज़ हमने कैसे कैलकुलेट करी, कैसे उसको कंप्यूट किया, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। नोट्स अकाउंट्स का यही काम है। तो नोट्स अकाउंट्स क्या कर रहा है कि आपकी बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिवेंचर्स है, उन सब की कैलकुलेशन करके उसका रिलेशन वहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन नोट्स अकाउंट में मिलेगी और उसका फाइनल जो आउटकम होगा वो आपको बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट सुंदर लगनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट में आप सारी कैलकुलेशन दिखा दी तो बैलेंस शीट इतनी नहीं, बैलेंस शीट इतनी बड़ी हो जाएगी। अभी बैलेंस शीट मान लीजिए 2 पेज में बन रही है तो फिर बैलेंस शीट बनेगी 10-15 पेज में। कौन पढ़ेगा भैया 10-15 पेज, लोग बड़े आलसी होते हैं आपको पता है। तो 10-15 पेज की बैलेंस शीट ना हो करके बैलेंस शीट छोटी हो। हाँ, उसके लिए अलग से डिटेल आप अलग से डाल दीजिए, जो इंटरेस्ट होगा, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए जो इंटरेस्टेड होगा वो उसको नोट्स में देख लेगा, वो उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस शीट को सुंदर बनाना है, लिमिटेड बनाना है, प्रिस्क्राइब्ड बनाना है, शॉर्ट बनाना है, क्रिस्प बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है, अंडरस्टैंडेबल बनाना है। तो इसलिए हम नोट्स अकाउंट्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। फिर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भैया कंपनी में ये तो जान लिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्या हो रहा है। कैश भी जानना जरूरी है कि कैश का मूवमेंट कैसा है, कैश हमारा किस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। तो ये जानना भी जरूरी होता है कंपनी के लिए, इसलिए उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। आप ध्यान रखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट केवल कंपनी के लिए है, और वो भी सब कंपनी के लिए होता है। कुछ लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिनके लिए कैश फ्लो बनता है, यानी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए कैश फ्लो बनेगा। जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए कैश फ्लो बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मतलब वो कैश फ्लो बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी होंगी उनके लिए कैश फ्लो बनाना कंपलसरी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 एलिमेंट होते हैं, बट कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो कंपनी 3 एलिमेंट के साथ, 2 एलिमेंट के साथ भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। तो इसी के साथ ही पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो इनकम स्टेटमेंट वाला है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक यहाँ से एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहले आपको ये समझना है, शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। या तो आपसे बोलेगा कि भैया ये जो आइटम दे रखे हैं इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आप, वो बताइए, ठीक है। या आपसे बोलेगा मेंशन द मेजर एंड सब हेडिंग्स, यानी वो कह रहा है मेजर द सब हेडिंग फॉर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें ये आइटम जो है कंपनी की बैलेंस शीट में मेन हेडिंग और सब हेडिंग में कहाँ शो करेंगे। तो ये दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। आपको दे रखा है मॉर्गेज लोन, फिर दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फिर दे रखा है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फिर दे रखा है जनरल रिजर्व, फिर दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड अप कैपिटल, देन प्रीपेड रेंट। तो ये आपको 6 आइटम दे रखे हैं और ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अगर 8 आइटम होंगे तो 4 नंबर पूछ लिया जाएगा, और 6 आइटम होंगे तो 3 नंबर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और कई बार तो 3 आइटम होते हैं 3 नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए। स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा, जैसे कि आपको पता ही है स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा बनता है ना। तो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाने के लिए आप कुछ ये होगा सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर्स मतलब इसकी डिटेल हो जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 पार्ट में मतलब एक हो जाएगा मेजर हेडिंग और दूसरा हो जाएगा सब हेडिंग। आप सब हेड और मेजर हेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सीक्वेंस जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के 6 लिख दीजिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं, और आप लिख दीजिए मॉर्गेज। जैसे जैसे दे रखा है बेटा, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको, सिंपली जैसे दे रखा है उसको एज इट इज आप लिख देंगे, मॉर्गेज लोन। फिर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका एडवांस पेमेंट,
ऑफ टैक्सेस। फिर हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। उसके बाद पेड अप कैपिटल। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो है राइटिंग छोटी दिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए। उसके बाद जो है आपका प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। ठीक है बेटा, आपने कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सिंपली पहले उसको ऐसे लिख देना है, उसके सामने आपको दो कॉलम बना देने, मेजर हेड और सब हेड। अब देखिए मॉर्टगेज लोन, जब हम लोन की बात करेंगे तो लोन किस में आता है, हमें अच्छे से पता है, नॉन करंट। लोन का मतलब है लायबिलिटी। तो आपकी लायबिलिटीज में दो हेडिंग थी, एक तो करंट लायबिलिटीज थी और एक नॉन करंट लायबिलिटीज थी। तो मॉर्टगेज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि ये किसी न किसी बिल्डिंग को, किसी एसेट्स को गिरवी रख करके लिया जाता है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ लिख दीजिए इसकी सब हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये इसकी सब हेडिंग। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है किसमें है, ये हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। वेरी सिंपल, बस इतना सा काम करना है ना, इजी, कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी टॉपिक। अगर इसको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि आपको बैलेंस शीट की टर्म्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब वो बैलेंस शीट की टर्म्स क्लियर कितनी होंगी, जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे या जितनी बार उसकी बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। वैसे तो पार्ट बी की खूबसूरती ये है कि जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद आप कैश फ्लो पढ़ते हो, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, तो सारी बैलेंस शीट बार बार आपके सामने आ रही है। आप बैलेंस शीट को ही एनालाइज करोगे, बैलेंस शीट से ही चीज़ें बनाओगे, तो बैलेंस शीट यानी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने बार बार आती रहेगी, तो आपकी वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये चैप्टर में आप फ्री के मार्क्स उठाते हो, स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब देखो शेयर्स में जब बात करते हैं तो शेयर्स तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर रहे भैया। अब इन्वेस्टमेंट जब शेयर्स में करोगे आप, तो हमें ये तो बता नहीं रखा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो हम जब नहीं बोलता कि ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो हम लॉन्ग टर्म ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए स्पेसिफिकली बोलेगा वो। तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी इसकी जो हेडिंग हो जाएगी वो तो हो जाएगी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आपकी मेजर हेडिंग हो जाएगी, और उसके अंदर आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, कुछ नहीं होती। अगर इसमें फिगर्स दी होती, मान लीजिए अमाउंट के साथ दिए होते, तो हम अमाउंट के साथ लिख देते। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी हेडिंग से रिलेटेड वो है। इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कैलकुलेट क्या करते हो, कैलकुलेट से रिलेटेड दूसरा न्यूमेरिकल जो हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब देखो आपने पेमेंट करी है एडवांस में, ठीक है, इसकी पेमेंट करी है टैक्सेस की। तो जब आप कोई भी पेमेंट एडवांस में पेमेंट कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपने प्रीपेड जो है एडवांस में आपने रेंट पे कर दिया, लेकिन आपने पे किया पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। एक मिनट, तो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स करेंगे आप। तो देखिए जब भी आप टैक्स की पेमेंट करते हो तो ये आपकी लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी, जो आप विद इन 12 मंथ्स, हर साल आप टैक्स पे करते हो, है ना। तो टैक्स पे करोगे तो विद इन 12 मंथ्स ही करोगे, 12 मंथ्स के बाद तो करोगे नहीं, तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म आता है करंट लायबिलिटीज में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो करंट लायबिलिटीज तो आपकी हो जाएगी आपकी मेन है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और क्योंकि आपने एडवांस में करी है, आपको पेमेंट तो करनी नहीं थी, तो इसलिए हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज। इसकी जो सब हेडिंग हो जाएगी वो अदर करंट लायबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं जनरल रिजर्व की। तो रिजर्व्स किस में आते हैं आपको अच्छी तरह पता है। रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग है, किस में आती है, शेयर कैपिटल। तो इसकी जो मेन हेडिंग हो जाएगी, जो आपकी सब हेडिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस। और यहाँ पर हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। कुछ बच्चे इसमें शेयर कैपिटल लिख देते हैं तो शेयर कैपिटल गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। अब देखो कैपिटल यहाँ आ गया, जहाँ भी कैपिटल वर्ड दिखाई दे जाएगा आपको, शेयर कैपिटल हो या फिर पेड अप कैपिटल हो या फिर होल्ड अप कैपिटल हो, अनपेड कैपिटल हो, उन सब के लिए यहाँ पर तो शेयर होल्डर फंड ही कंटिन्यू हो जाएगा।
और यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगी बेटा? शेयर कैपिटल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ईजी है। उसके बाद आता है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट को हम क्या करते हैं? देखो रेंट क्या है? आपके खर्चे, लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया, तो जो भी खर्चा आप एडवांस में पे कर देते हो वो आपकी फ्यूचर के लिए एसेट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या करोगे आप? तो ये हो जाएगी करंट एसेट्स। क्या हो जाएगी बेटा? करंट एसेट्स। और इधर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने वो किया है, तो हो जाएगा अदर करंट एसेट्स। क्या हो जाएगा बेटा? अदर करंट एसेट्स। ठीक है, क्योंकि आपकी जो करंट एसेट्स है उसमें 4 हेडिंग होती हैं। एक होता है इन्वेंट्री, फिर होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, और एक होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और इनको छोड़ करके जो बच जाता है, इन चारों को छोड़ करके जो बच जाएगा वो सब अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, सॉरी अदर करंट एसेट्स में। तो ये ऐसे होता है। सिमिलरली आपका शॉर्ट जो आपका करंट लायबिलिटीज होती है उसमें आपका ट्रेड पेबल्स होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होता है, और आपका इनको छोड़ करके जो बच जाएगा वो अदर करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। तो ये आपके लिए जो है हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ चुटकियों में, जिससे आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए। देखो हमें क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, हेडिंग्स हमें कुछ टर्म्स दी होंगी, वो 6 टर्म्स भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, हमें उनको लिख लेना है और उसकी मेन हेडिंग क्या है और सब हेडिंग है वो बता देंगे। तो ये तो मैंने कर दिया, क्योंकि भाई मेरे को तो पता है, प्रैक्टिस की बात है। बट बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए, टेस्ट के हिसाब से देखा जाए, एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक ना एक हेडिंग, दो एक हेडिंग ऐसी आ जाती है जो नई लगती है हमें लगता है यार ये क्या है, इसकी हेडिंग क्या है। तो देखो पहले तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लो कि फॉर्मेट याद करना ही पड़ेगा आपको। फॉर्मेट याद करने के लिए मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि आपको मैंने अभी इससे पहले 5 हेडिंग, मेजर हेडिंग की हाईलाइट जो है मैंने आपको लिखवाई, वो तो आप याद हो जाएगी आपको, क्योंकि 5 हेडिंग याद होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 हेडिंग के अंदर आप नंबरिंग कर लीजिए, और मैं आपको ना इसका एक ब्रीफ फॉर्मेट बना करके अटैचमेंट में डाल दूंगा। आप उस फॉर्मेट को तो याद कर ही लेना, ठीक है। जितनी हेल्प हो सकती है मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। बाकी तो आप न्यूमेरिकल करिए बेटा, न्यूमेरिकल से जो प्रैक्टिस होती है वो किसी चीज़ से नहीं होती। देखिए मैं आपका यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ, ये एक बात है, लेकिन जो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे वो एक अलग बात है। असली प्रैक्टिस तो वही है। मैं आपको रिकॉल करवा सकता हूँ, मैं आपको रिवाइज करवा सकता हूँ, मैं आपको समराइज़ करा सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरह से चीज़ों को याद कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो बेटा आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड जो है इसका एक फॉर्मेट मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का भी और बैलेंस शीट का भी दोनों को बना के डाल दूंगा, प्लस आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगा जिनको आप प्रैक्टिस कर लेना। बस उतना भी कर लोगे ना बेटा, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। चलिए ओके, तो देखिए बेटा ये जो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पहले वाले न्यूमेरिकल से ही पूछा जाएगा। ये न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर में कवर करता है, एक तो इस चैप्टर में कवर करता है, एक आपका कंपनी यूनिट है वहाँ पे कवर करता है। तो दोनों जगह ये टॉपिक आता है, यहाँ से ही पूछा जाता है, वहाँ से भी कई बार एड ऑन कर दिया जाता है। तो हम दोनों जगह इसको पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। तो X लिमिटेड गेट्स रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 lakh which is divided into the shares of ₹100 each. Company invites the application for 9,000 shares, which was the amount on which was payable as follows: ₹20 on application, ₹50 on allotment, balance on the call, ठीक है, balance on the call. Applications were fully subscribed, and money duly received except 100 shares on call money. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। You are required to disclose, अब हमें करना क्या है? हमें करना है भैया कि कैपिटल में डिस्क्लोज करना है, किसको? शेयर कैपिटल को इन द बैलेंस शीट। और कैसे डिस्क्लोज करना है? एज पर द शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और भैया हमसे बोला जा रहा है ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स। कोई नई बात भी नहीं बोली जा रही। अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी बोली जाती है और सिंपल बोल दिया जाता है कि हाउ यू विल शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो भी अंडरस्टूड है कि हम शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ही पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें नोट्स भी बनाने होते हैं। अंडरस्टूड है वो सारी चीज़ें, बट फिर भी लिखा है तो समझाना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए कंपनी की जो भी कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। तो जब भी कंपनी की कैपिटल की बात आएगी शेयर्स का जिक्र जरूर आएगा। तो या तो डिवाइडेड शेयर्स बोल देगा कि इतने पैसे थे, इतने शेयर, या आपसे नंबर ऑफ शेयर्स दे देगा, आप उससे कैलकुलेटेड कैपिटल निकाल लोगे। यहाँ ऑलरेडी कैपिटल दे रखी है,
तो 10 लाख की कैपिटल है जो 100 रुपीज़ के ये फेस वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कितने शेयर्स हो गए, अगर मैं देखूँ 10 लाख की कैपिटल है और 100 रुपीज़ जो है उसका फेस वैल्यू, तो यानी मेरे पास कितने शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स हो गए। तो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये मतलब होता है इसका। या तो क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है कि 10,000 शेयर से वो रजिस्टर्ड हुई है 100 का ही से, तो मल्टीप्लाई करके कैपिटल निकाल लेंगे। दोनों चीज़ें हमें चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर वो क्या कह रहा है, जिसका अमाउंट यानी 100 रुपीज़ किस तरह से पेबल है, इंस्टॉलमेंट में पेबल है, यानी कुछ तो एप्लीकेशन पे मिल रहा है, कुछ अलॉटमेंट में मिल रहा है, बाकी कॉल। तो 20 तो एप्लीकेशन पे मिल गया, 50 आपके अलॉटमेंट पे मिल गया, तो कितना हो गया 70, तो बचा कितना 30, तो 30 आपको कॉल पे मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वो कह रहा है फुल्ली सब्सक्राइब हो गया भैया, पैसा पूरा मिल गया है, एक्सेप्ट 100 शेयर्स, यानी 100 शेयर्स ऐसे हैं, 100 शेयर्स ऐसे हैं जिससे पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 30 के हिसाब से, यानी ये आपको पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। सॉरी 100 नहीं है बेटे, 1000 शेयर्स हैं। 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिससे 30 के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो यानी 30,000 रुपीज़ आपको नहीं मिले हैं। ये आपकी अनपेड कॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनपेड कॉल्स। बस इतना सा काम हमें करना है। अब क्या करना है, तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत छोटी है। अब हमें करना है क्या, प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, लेकिन बैलेंस शीट से हम पहले बनाएंगे क्या, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स हम इधर बना देते हैं, इधर वाले पार्ट में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में एक कॉलम ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है बेटा, ये है आपका अमाउंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपकी नोट नंबर 1, ये अकाउंट, ये ध्यान रखना बेटा, एक ही नोट बना रहे हैं, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या बना रहे हैं, शेयर कैपिटल। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमारा काम क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल को कैलकुलेट। तो जिस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से नोट नंबर 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या आती है बेटा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है आपकी हेडिंग आ जाएगी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद अब यहाँ पे लिखोगे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 10 है, ठीक है, और इसको आप कर देंगे डबल अंडरलाइन। बस इतना सा काम करना है आपको। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगी, इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल आ जाएगी। इसको आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कितने शेयर इशू किए थे कंपनी ने, देखो 10,000 थे, यहाँ पे 9,000 शेयर इशू करें, तो आप यहाँ 10,000 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ 9,000 लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंपनी ने 9,000 शेयर्स इशू किए और ₹100 ईच। तो ये कंपनी के पास कितना पैसा हो गया, ये कंपनी के पास हो गया 9,000, ठीक है। अब ये डबल अंडरलाइन का मतलब क्या है, डबल अंडरलाइन का मतलब ये है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है उसमें ऑथोराइज कैपिटल टोटल नहीं होता, उसमें इशूड कैपिटल भी टोटल नहीं होती, लेकिन जो तीसरी कैपिटल होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं बेटा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड करे बिना तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है फुल्ली पेड अप, क्या होती है बेटा, फुल्ली पेड अप, और एक होती है आपकी नॉट फुल्ली पेड अप। अब समझो, नॉट फुल्ली पेड अप। अब नॉट फुल्ली पेड अप और फुल्ली पेड अप को समझना पड़ेगा आपको, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे न्यूमेरिकल में, यही चीज आपको जो सीखने वाली है। देखो यहाँ पर हमारे जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो गए 99,000, लेकिन इसमें से 1,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा तो दिया, पूरा पैसा नहीं दिया, कॉल्स का पैसा नहीं दिया, यानी 1,000 ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी दे दिया, लेकिन कॉल पे कह रहे भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तो डिफॉल्टर हो गए। तो जितने भी डिफॉल्टर हो जाते हैं, यानी जिनसे पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता, पूरा मतलब कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 100 रुपीज़ का रेट था, 100 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी को सारा पैसा मिल जाना चाहिए, 9,000 थे, तो 9,000 में से 1,000 तो अलग हो गए और 8,000 अलग हो गए। 8,000 वालों ने तो कहा भैया कोई बात नहीं, कंपनी के पास 8,000 शेयर्स हैं, हमसे पूरा पूरा पैसा दे दो। तो कंपनी के पास पूरे जो है कितने पैसे आ गए, 8 लाख आ गए। इसमें तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि फुल्ली पेड अप,
लेकिन यहाँ पे जो है 1000 जो शेयर्स हैं, यहाँ पे दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये 1000 शेयर्स हैं, हमें देने कितने थे, 1000 वालों को देने कितने थे, 1 लाख रुपीज़। लेकिन इन्होंने क्या करती गलती, इन्होंने गड़बड़ क्या करती, इन्होंने कहते भैया कॉल्स दे दे पाएंगे हम, हमारे पास कॉल के टाइम पे पैसा नहीं है, बाद में ले लेना। कंपनी को कह रहे बाद में लेना, कंपनी कह रही भैया हम ऐसे नहीं काम करते, हमें पैसा पूरा चाहिए, तो फॉरफिट कर लेंगे। लेकिन वो फॉरफिट हमारा अलग टॉपिक हो जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी समझिए यहाँ पे कंपनी कहती है भैया ठीक है, आप अगर अभी नहीं दे रहे हो तो अभी तो मेरे लिए वो अनपेड हो जाएगी, तो यहाँ पर आप इसमें से माइनस कर दो अनपेड कॉल्स। क्या माइनस कर दो, अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स कितनी माइनस करो, 1000 इंटू 30, तो 30,000 आप माइनस कर दोगे, तो आपको कितना आ जाएगा बेटा, 70,000। सिंपल। तो 70,000 जब आ जाएगा तो आपको पैसा कितना मिला, 8,70,000। तो ये 8,70,000 क्या आ गया आपका, ये तो है नेट कैपिटल, नेट शेयर कैपिटल। थोड़ा सा नीचे हो गया, काफ़ी छोटा हो गया, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो है पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बोल भी रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि ये मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है आपका नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, कैपिटल। तो नॉट फुल्ली पेड अप में हमारे पास कितने शेयर्स थे बेटा, हमारे पास थे 1000 शेयर्स, और 1000 शेयर्स के हिसाब से हमारा पैसा कितना मिलेगा भैया, 1 लाख, ठीक है। जब ये 1 लाख मिलेगा तो इसमें से हमने लेस कर दिया अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स। अब अनपेड कॉल्स कितनी थी, हमें अच्छी तरह पता है भैया 1000 वाले हैं जिन्होंने 30 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं दिए, यानी 30,000 पैसा नहीं मिला। तो हमें पैसे कितना मिला, हमें मिला 70,000। तो हमारा टोटल हमें जो मिला दैट इज 8,70,000। और ये 8,70,000 है क्या, अरे सर यही तो है, एक मिनट मार्कर दे देता हूँ। मार्कर भी जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30,000, ठीक है बेटा। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, पहले बताओ। बिल्कुल दिख रहा होगा, अब तो नया मार्कर आ गया भाई, नए मार्कर से नहीं दिख रहा तो किसको दिखेगा। तो ये 70,000 आपका हो गया। तो ये आपकी नेट कैपिटल आ गई, क्या आ गई बेटा, नेट कैपिटल। यही वो कैपिटल है जिसको आप दिखाएंगे, ध्यान रखना ये दिस इज दी ओनली कैपिटल जिसको आपने शो करना है बैलेंस शीट। कौन सी कैपिटल, ये जो हमने लास्ट में निकाला नेट शेयर। तो कैसे शो करेंगे, वही बैलेंस शीट का आप फॉर्मेट बना देंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, आप यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाएंगे पूरा, जैसा बैलेंस शीट बनाए थे ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया था आपको। 2 कॉलम बनाएंगे, एक होगा प्रीवियस, ये हो गया प्रीवियस ईयर रुपीज़, ये हो गया करंट ईयर रुपीज़, और ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स, ये हो गया नोट्स, ठीक है, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। ऐसे तो बनाया ना, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। आप लोगों के लिए नया बोर्ड लाऊंगा मैं, बड़ा वाला, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है भाई, काम तो पूरा हो गया, 99% तो काम यहाँ पे कर दिया, यहाँ 1% काम है। तो यहाँ हेडिंग डाल दो, हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड। क्या है बेटा, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आपकी पहले नंबर पे आती है शेयर कैपिटल, है ना, आती है नहीं आती, तो आपने यहाँ लिख दिया शेयर कैपिटल। और नोट नंबर 1 आपने बनाई है अभी, इसको डाल दीजिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 का टोटल कितना आ रहा था, 8,70,000। और यहाँ क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा हमारे पास है नहीं, बट क्योंकि फॉर्मेट है तो हमें शो करना जरूरी है, और ये हो जाएगा टोटल। तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि एक बार कि सीबीएसई मजाक कर रहा है ना, सीबीएसई मजाक कर रहा है हमारे साथ, कह रहा है भैया कैपिटल दिखाओ कहाँ दे। तो भैया इसमें कुछ है, ये देखो सीबीएसई हमसे मजाक क्या कर रहा है, लैंग्वेज के माध्यम से मजाक कर रहा है। इतनी बड़ी रामायण लिख दी, बच्चा कंफ्यूज, अरे बाप रे इसमें क्या करना होगा। लेकिन देखो तो सही करवा क्या रहा है भैया, कुछ कर ही, वो कह रहा है इस हेडिंग के अंदर शेयर कैपिटल बता दो कितनी आएगी, मैंने तुम्हें सिचुएशन दी है, इसके हिसाब से बताओ कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा, ये पूछा सीबीएसई नाम से।
अब ये तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, क्या प्रॉब्लम है इसमें डायरेक्ट बताने में, लेकिन नहीं जी, इसमें एक लैंग्वेज और लगा दी उन्होंने। कह रहे नहीं भैया दिखाओ, लेकिन ध्यान दे लो भैया, दिखाने का तरीका समझ लो, तरीका ये होगा। मतलब वो क्या कह रहा है कि दिखाओगे तो आप वही जो आप मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भैया मेरे तरीके से दिखाओ। तरीका क्या है कि भैया शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ शेयर कैपिटल कैसे शो होगी बैलेंस शीट में। मजाक कर रहे हो भैया, दे लो। हमने भैया उसके तरीके से पूरा फॉर्मेट बना दिया। उसके तरीका ये है, वो कह रहा है भैया इसको एक्सप्लेन करो कि भैया ये कैसे आया। तो ये ऐसा है, कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल होती है, कंपनी के पास इशूड शेयर कैपिटल होती है, कंपनी के पास सब्सक्राइब कैपिटल होती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में भी अगर कोई कैपिटल में डिफॉल्टर है तो डिफॉल्टर का पैसा माइनस कर देंगे, तो उसके बाद जो पैसा बचेगा हमारा वो आपका यहाँ आ जाएगा। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी के साथ जो है आपका ये पूरा जो है बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है, मतलब बैलेंस शीट वाला जो एरिया वो कवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए जो ये काम कर रहा हूँ, आप ही का फीडबैक मिलेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे सीबीएसई ने हमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सीबीएसई कह रही ऐसे इसको प्रेजेंट करो, तो अगर हम इसको ऐसे प्रेजेंट करके आएंगे और हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तभी तो हमें पता चला कि सीबीएसई जो कह रहा था हमने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। तो सीबीएसई ने जैसे बोला हम उसके अकॉर्डिंग लिख करके आ रहे हैं ना एग्जाम में, तब सीबीएसई को पता चल रहा है। ऐसे भैया आप भी लिखोगे तो पता चलेगा कि भाई मैंने काम कैसा किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ जो है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट की तरफ। बैलेंस शीट मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। बैलेंस शीट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ध्यान दे लो। दो ही तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे बैलेंस शीट में। एक या तो आपसे पूछेगा शेयर कैपिटल कैसे डिस्क्लोज करनी है, और शेयर कैपिटल में कोई डिफॉल्टर मनी होगी तो वो कैपिटल हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा आपको हेडिंग्स दे देंगे, मतलब आइटम्स दे देंगे, उसकी हेडिंग्स पूछ लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। 90% यही से क्वेश्चन आने वाला है, इस बात की पक्की गारंटी है, 100% पक्की बात है ये। अब 10% हम जो रिस्क है उसे कवर करते हैं। रिस्क क्या है भैया? वो दिमाग घूम गया उसका एग्जामिनर का, कह रहे बच्चा हर बार बैलेंस शीट बना के आ रहा है और बैलेंस शीट तो उसे याद हुई होगी, तो अब की बार हम उसे इनकम स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, वहाँ फंस जाओगे। इनकम स्टेटमेंट के आइटम देख लिए हम घबरा जाएंगे, तो इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं भैया, उसमें कौन सी बड़ी बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। तो ये चैप्टर का फिनिशिंग पॉइंट चल रहा है, तो ये हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट है जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको ये याद कर लेना है, और बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड एंड शॉर्ट इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अगर आप काफ़ी बुक्स देखोगे तो काफ़ी एलाबोरेटेड मिल जाएगा, बुक्स में एक्सप्लेन होती हैं चीज़ें, तो इसको आप याद कर सकते हो इजी तरीके से। तो आप ध्यान रखो बेटा कि देखो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर मैं इनकम की बात करूँ, इनकम का मतलब है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसा होता है ये हमेशा ध्यान रखना कि जितनी कंपनी की सेल हुई उसमें से अगर मैं कंपनी की कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल समझना है इसको। इसके लिए आप फॉर्मूला हमेशा याद रखो, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। डोंट फॉरगेट इट। क्लास 11th में हमने यही फॉर्मूला याद किया था, याद करो आप, हम भूल गए। 11th क्लास में यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले को पढ़ के हम बड़े हुए हैं, 12th तक पहुँचे और 11th भी छोड़िए आप, जब आप क्लास 6th 7th में होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक चैप्टर होता है, 8th क्लास में भी होता है, तो वहाँ पे भी हम इसी फॉर्मूले से आगे बढ़े। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इस इनकम को मैं प्रॉफिट बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? प्रॉफिट। और रिवेन्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ? सेल्स बोल सकता हूँ। और एक्सपेंडिचर को मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉस्ट बोल सकता हूँ। बताओ ईमानदारी से बताओ, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो सर। इस फॉर्मूले को पढ़ते पढ़ते तो हमने ज़िंदगी बिता दी अपनी, बड़े हो गए हम, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि 12th में आगे सीबीएसई बोर्ड को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई देखो हमें ये फॉर्मूला कितने अच्छे से आता है ऐसा लग रहा है ना जैसे मैथ पढ़ रहे हैं। हाँ भैया मैथ ही है। ठीक है, तो समझो इसी फॉर्मूले को हमने एलाबोरेट किया है अकाउंट्स में, बस और कुछ नहीं किया है। तो समझिए यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? यानी आपकी सेल हो गई, क्या होगी बेटा? नेट सेल। तो नेट सेल आपकी जितनी हो जाएगी उसमें आप एडिशनल इनकम ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा टोटल इनकम। क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम।
So this will be your total income if you will add the additional to the net sale. Okay. Now we talk about the next heading, that is expenditure. Expenditure is what? Cost. तो we have various kinds of expenditure. अब कंपनी की बात करें तो एक्सपेंडिचर की अगर तुम स्टडी करोगे कंपनी के लेवल पे तो बेटा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस के नाम याद नहीं होंगे आपको। सर ये क्या कर रहे हो आप? डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ बेटा, सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, किस किस को याद करोगे आप? ठीक है, तो किसी चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कैटेगराइज कर लीजिए आप उसको। तो कैटेगराइजेशन के पॉइंट से कंपनी ने ये हमें कुछ नाम दिए। तो पहला नाम क्या दिया है? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी आप याद करो, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े थे, है ना, 11वीं क्लास में। तो आप सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते तो प्रॉफिट आ जाता था, लेकिन अगर आप सेल में से जीपी माइनस कर दो यानी प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट आ जाता था, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक के साथ अगर हम परचेज को मिला दें प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला दें तो कंपनी की कॉस्ट निकल के आ जाती है कि भाई ये जो माल बिकने जा रहा है इसकी कॉस्ट इतनी हो चुकी है। ऑफिस के खर्चे एडेड नहीं है उसमें, अभी ऑफिस के खर्चे ऐड हो जाएंगे तो फिर नेट कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम ऑपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। और उसमें अगर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दोगे तो उसकी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस आ जाएगी कि भाई इतना टोटल खर्चा हुआ, तब आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें एलाबरेट नहीं करनी है, ना तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कुछ नहीं करना। हमें केवल इतनी सी बात करनी है कि भैया अगर कोई हेडिंग आ गई और हमसे पूछ लिया कि भैया इनकम स्टेटमेंट में मेजर हेडिंग कौन सी और सब हेडिंग कौन, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको गिनवाता हूँ मेजर हेडिंग कौन कौन सी। तो एक तो मेजर हेडिंग आपकी ये है, देखिए आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये बहुत ही मेजर हेडिंग है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें अगर आपको सेल्स रिटर्न दे रखी होगी तो सेल्स रिटर्न इसमें आएगी, ग्रॉस सेल दे रखी होगी तो वो इसमें आएगी, ये आपका मेजर हेडिंग है। फिर एडिशनल इनकम के रूप में कुछ भी दे रखा होगा तो वो भी इसी में आएगा। तो ये आपकी सब हेडिंग हो जाएगी एडिशनल इनकम, और ये आपकी मेजर हेडिंग हो जाएगी। ऐसी दूसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर आपकी मेजर हेडिंग हो जाएगी। और ये जो इसके अंदर हेडिंग दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एमोर्टाइज्ड एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, ये सारी की सारी सब हेडिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो मेन हेडिंग क्या हुई? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर एक्सपेंडिचर, और उनके अंदर ये। और कमाल की बात यह है कि यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट सब हेडिंग ही पूछी जाती है या मेजर हेडिंग नहीं पूछी जाती, ये कमाल की बात है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये एक्सपेंसेस। आप समझिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है ये आपका चेंज इन इन्वेंट्री हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाएंगे ऑफिशियल एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑफिशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे रेंट देना, भैया आपने बिल्डिंग ले रखी है, ऑफिस लेके रेंट नहीं दोगे, आप फैक्ट्री पे प्रोडक्शन करो रेंट नहीं दोगे, वो सब ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं। लाइटिंग के खर्चे होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो फैक्ट्री खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो ऑफिस में काउंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। फिर होता है आपका एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, भैया एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉइज को पेंशन दे रहे हो, ये सारे खर्चे दे रहे हो, तो ये सारे रिटायरमेंट के लिए उसकी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, आप कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो उसके, तो ये एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। एमोर्टाइज एंड डेप्रिसिएशन, यानी आपके यहाँ जो मशीनरी लगी हुई है उस पर डेप भी लग रहा है, कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है जिनको आप रिटर्न ऑफ कर चुके हो, तो ये सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इनको एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। कंपनी कहती है भैया हमारे लिए तो कॉस्ट में काउंट होगा, तो ठीक है, इसके लिए एक हेडिंग बना दी एमोर्टाइज एंड डेप्रिसिएशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉस हैं, वो सभी में यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो ये उसकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसका टोटल कर लोगे, ठीक है, और इसका टोटल कर लोगे, इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो आपको मिल जाएगी इनकम। तो इनकम का फॉर्मूला क्या था? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या किया? रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गई? इनकम मिल गई। अब इनकम में भी यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है, कंपनी है ना, कंपनी तो भैया हर स्टेप पे तुम्हें कुछ ना कुछ चैलेंज देती रहेगी। इनकम तो निकाल ली कंपनी ने, अब कंपनी कहती नहीं भैया मुझे तो टैक्स देने के बाद की इनकम बताओ, ये तो तुमने इनकम बताई है, ये तो नॉर्मल इनकम है, लेकिन अभी टैक्स भी तो देना है। कंपनी कहती है टैक्स भी तो मेरे लिए खर्चा ही है, तो पहले टैक्स माइनस करो फिर बताओ क्या इनकम है। ठीक है जी, हम वो भी बता देते हैं। तो हमने इनकम में से टैक्स माइनस कर दिए, तो जब इनकम में से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, ये जो मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आप लेस कर दोगे, ठीक है, लेस कर दोगे टैक्स लेस कर दोगे आप। और टैक्स कितना लेस करोगे? 50% टैक्स
हम लेस करते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा, ये यहाँ पे आप टैक्स माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप जब टैक्स माइनस कर दोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फिर टैक्स माइनस करने के बाद जो निकल के आएगा वो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं, ईएटी भी बोल सकते हैं, और ये सारी चीजें हैं। इसको ईबीआईटी भी बोल दिया जाता है कई बार, ये ईबीआईटी भी बोलते हैं इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नो नो नो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो ये बिफोर प्रॉफिट हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गई, रॉन्ग मिस्टेक हो गई, ठीक है। गलती हो गई भैया, गलती हो गई भैया, माफ़ कर दो। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, अरे हो गए भैया, इधर आ जाओ। अब सुनो इधर, ये जो है इनकम आपने निकाली जो कि बिफोर प्रॉफिट थी, ये जो इनकम निकल के आती है इसको हम बिफोर टैक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब टैक्स माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है आफ्टर टैक्स बोलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बस इतनी सी बात है। तो ये आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट कवर हो गई है। इसके बेसिस पे आप जो है एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा इसके बेसिस पे, और नहीं तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट मैं बना के दे देता हूँ आपको, आप वर्कशीट सॉल्व करिए। देखिए जितना आप खुद से करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। मैं तो पूरा करा दिया, ठीक है, पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया मेरी तरफ से। इसमें हमने क्या किया, इसको समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले हमने समझा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक फाइनल रिपोर्ट होती है, लास्ट में बनती है अकाउंटिंग पीरियड के। क्यों बनती है भैया, ये इसलिए बनती है ताकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाए, कंपनी ने क्या किया पूरे साल वो समझ में आ जाए, फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ जाए, ठीक है। कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाता है, अकाउंटेंट बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट किसका है, इंटरेस्ट भैया जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का इसमें इंटरेस्ट है, वो सब देखते हैं। उसको ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टर्स को ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए कि भाई उसको पता चलता है कि मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, मैंने सही कंपनी में इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। तो ये उसका पर्पज़ हो गया। तो उसके बाद हमने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी कैसे डिफरेंट होती है किसी जनरल फर्म के मुकाबले। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला एलिमेंट बैलेंस शीट होता है, दूसरा एलिमेंट इनकम स्टेटमेंट होता है, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स होता है, और चौथा होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम सेपरेट चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, बाकी 3 चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। बैलेंस शीट हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स तो आपने देखा ही कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा के बता दिया आपको। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके सामने है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर इसके भी क्वेश्चंस कुछ सिलेक्टेड करा दीजिए तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है। बट उसके लिए मुझे आपके कमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी मैं कराऊंगा। यह आपका होमवर्क है, मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। एक चैप्टर हमने अकाउंट्स का कर लिया है और एक चैप्टर हमने बिजनेस का कर लिया है। तो हम जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।